हेलो गाइस टीचिंग एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। गाइस, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि दोस्तों 27-28 फरवरी को रीट का एग्ज़ाम है दोस्तों, प्राइमरी जूनियर का। तो दोस्तों उसी में दोस्तों मैं प्रीवियस ईयर पेपर करा रहा हूँ। जैसे कि आप सभी को पता होगा दोस्तों, 8 प्रीवियस ईयर पेपर मतलब 8 पेपर हो चुके हैं अभी तक। रीट में राजस्थान में 8 पेपर कराए हैं प्राइमरी जूनियर के। तो दोस्तों जिस पेपर पे आज बात होने जा रही है दोस्तों, ये तो रीट जूनियर का है दोस्तों, सीडीपी का है। लेकिन अगर आप प्राइमरी से तो फिर भी देख सकते हैं, क्योंकि आप सभी को पता हो दोस्तों, प्राइमरी और जूनियर का सिलेबस सेम है दोस्तों। हिंदी, सीडीपी, संस्कृत, इंग्लिश सेम है दोस्तों। तो दोस्तों इससे 1 से 15 तक के क्वेश्चन हो चुके थे। 16 से 30 तक के क्वेश्चन आज होंगे। इसमें दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से फ़ायदा ये है दोस्तों कि आपको पैटर्न पता चल जाता है, आपका रिवीजन भी हो जाता है, कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दोस्तों आइए हम सभी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब जैसे दोस्तों इसमें पहले क्वेश्चन है, मतलब 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व का आकलन करने के लिए व्यक्तिगत विधि नहीं है। अब दोस्तों व्यक्तिगत का मतलब क्या होता है? जैसे पर्सनली एक पर्सन का व्यक्तिगत का मतलब होता है दोस्तों कौन सी व्यक्तित्व का जो दोस्तों इंग्लिश होती है पर्सनालिटी। और व्यक्तित्व का मतलब जैसे अर्थ क्या होता है इसमें दोस्तों? व्यक्तित्व में व्यक्ति का बोलने का तरीका, चलने का तरीका, पहनने का तरीका, खाना खाने का तरीका, ये सब दोस्तों व्यक्तित्व में पर्सनालिटी में आता है दोस्तों। तो इसका आकलन करने के लिए व्यक्तिगत विधि कौन सी नहीं है। क्वेश्चन आप सभी समझ गए होंगे। अब दोस्तों ऑप्शन चलते हैं। पहला ऑप्शन है व्यक्तिगत इतिहास, दूसरा ऑप्शन दोस्तों साक्षात्कार तकनीक, तीसरा ऑप्शन है वस्तु सूची तकनीक और चौथा ऑप्शन है निर्धारण मापनी। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर क्या जा रहा है दोस्तों, कौन सा विधि नहीं है। तो व्यक्तिगत इतिहास भी विधि, तो व्यक्तिगत इतिहास तो होगा दोस्तों, क्योंकि पर्सनली इसमें किसी भी एक व्यक्ति का करना है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि इसमें नहीं पूछा जा रहा दोस्तों। फिर दोस्तों दूसरा है साक्षात्कार तकनीक। साक्षात्कार का मतलब क्या है दोस्तों? इसकी इंग्लिश इंटरव्यू होती है और इसमें क्या होता है, एक व्यक्ति या स्टूडेंट्स अपनी समस्या को रखता है सामने, शिक्षक उस समस्या को सुनने के बाद उसका समाधान करता है या उपचारात्मक शिक्षण देता है। समस्या को जानना दोस्तों निदानात्मक कहलाता है दोस्तों, और समस्या का उपचार मतलब जो उसका समाधान करना उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। और इसका एक और उदाहरण दोस्तों, जैसे डॉक्टर के पास मरीज जाता है, समस्या बताता है, तो ये भी दोस्तों साक्षात्कार है। ऐसे आप समझ सकते हैं दोस्तों। फिर तीसरा आपने वस्तु सूची तकनीक। वस्तु सूची मतलब जैसे दोस्तों एक सूची दोस्तों बनाई जाती है कि मतलब किस नंबर पे कौन सा व्यक्ति है, किसने कितने नंबर हासिल किए। तो ये तो इसमें पूछा जा रहा है नहीं है, तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों व्यक्तिगत विधि नहीं है, ये हो जाएगा निर्धारण मापनी। अब जैसे दोस्तों व्यक्तित्व के मापन के अंतर्गत और भी विधियाँ होती हैं, जैसे मनोविश्लेषणात्मक विधि। इसको देने वाले मुख्यतः जाने जाते हैं दोस्तों सिगमंड फ्रायड हैं। फिर इसमें दोस्तों वस्तुनिष्ठ विधि आती है। फिर इसमें दोस्तों समाजमिति विधि आती है, शारीरिक परीक्षण आता है, बाल सांप्रदायिक परीक्षण आता है, और दोस्तों इसमें और भी आते हैं, लेकिन निर्धारण मापनी नहीं होगा दोस्तों। तो चौथा ऑप्शन हमारा हो जाएगा। फिर दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिभाशाली की पहचान में हमें प्राथमिकता किसे देनी चाहिए। प्रतिभाशाली का मतलब क्या हुआ दोस्तों? जो दोस्तों अन्य बालकों से अलग गुण रखते हों, मतलब इन्हें एक हिसाब से बोल सकते हैं पढ़ने में तेज हैं दोस्तों, तो उन्हें प्रतिभाशाली कहते हैं। तो इनकी पहचान में हमें किसे प्राथमिकता देनी चाहिए? पहला दोस्तों माता पिता की राय, दूसरा ऑप्शन दोस्तों वस्तुनिष्ठ परीक्षण का परिणाम, तीसरा ऑप्शन दोस्तों शिक्षकों की राय, और चौथा ऑप्शन दोस्तों सामुदायिक दृष्टिकोण। अब यहाँ पर दोस्तों कई बार वर्ड मिल रहा है वस्तुनिष्ठ, तो इसको जान लेते हैं कि वस्तुनिष्ठ का अर्थ क्या होता है विशेष तौर से। तो दोस्तों जो वस्तुनिष्ठ परीक्षण होता है इसका मतलब क्या होता है कि ऐसा प्रश्न पत्र जिसमें प्रश्नों के उत्तर अलग अलग न होकर केवल एक हो, तो उसे वस्तुनिष्ठ परीक्षण कहते हैं। क्या? ऐसा प्रश्न या ऐसा प्रश्न पत्र जिसमें एक प्रश्न के उत्तर अलग अलग ना होकर केवल एक हो, तो उसे वस्तुनिष्ठ परीक्षण कहते हैं। ये है दोस्तों वस्तुनिष्ठ परीक्षण। फिर पहला ऑप्शन है माता पिता की राय, तीसरा ऑप्शन शिक्षकों की राय,
चौथा ऑप्शन है सामुदायिक दृष्टिकोण। तो हमें प्राथमिकता दोस्तों इसी को देना चाहिए, वस्तुनिष्ठ परीक्षा का परिणाम। माता पिता की राय कोई विशेष अहमियत नहीं है दोस्तों, शिक्षकों की राय भी दोस्तों कोई भूमिका नहीं ज़्यादा। सामुदायिक दृष्टिकोण तो एकदम बकवास ऑप्शन है, मतलब सामाजिक दृष्टिकोण में तो दोस्तों पढ़ाई लिखाई एकदम कुछ नहीं हो पाएगी दोस्तों, अगर उनके विचार लिए जाएंगे तो। 18 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, आरटी अधिनियम, राइट टू एजुकेशन दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है राइट टू एजुकेशन अधिनियम 2009 के अनुसार निम्नलिखित में निम्नलिखित किस प्रमाण पत्र के बिना कोई विद्यालय स्थापित नहीं किया जाएगा? पहला दोस्तों प्रशंसा, दूसरा है मान्यता, तीसरा है नियम एवं शर्तें, चौथा है प्राधिकार। अब ये ऑप्शन का क्या मतलब दोस्तों, प्रशंसा ये भी नहीं होगा दोस्तों, जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे, आप सभी समझ पा रहे होंगे दोस्तों, मान्यता हो जाएगा। चौथा ऑप्शन भी नहीं होगा कि मान्यता लेना जरूरी है। आप सभी सुनते होंगे कि मान्यता रद्द की गई, मान्यता रद्द की गई न्यूज़ में, या मान्यता नहीं मिल रही। तो यही है दोस्तों, आरटी राइट टू एजुकेशन 2009 के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रमाण पत्र के बिना कोई विद्यालय खोल नहीं सकता, ओपन नहीं कर सकता, मान्यता के बिना। फिर दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है आरटीई से दोस्तों, लेकिन इस बार आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो 2025 में होने वाले पेपर है, इसमें नया टॉपिक क्या जुड़ा है, एनईपी 2020। और दोस्तों इसको आप सभी माने या ना माने, मैं अभी आप सभी को बता दे रहा हूँ दोस्तों, इससे मैक्सिमम 5 क्वेश्चन आ सकते हैं और मिनिमम 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। मतलब दोस्तों मैक्सिमम अधिकतम से अधिकतम 5 क्वेश्चन आएंगे या मिनिमम 3 क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन से दोस्तों कम नहीं आएगा। इसका दोस्तों मैंने एक वीडियो में रीजन बताया है। वर्तमान में जो गवर्नमेंट है दोस्तों, उसी ने इस पद्धति को लागू किया है, और जो राजस्थान में केंद्र में जो सरकार है वही सरकार है दोस्तों राजस्थान में। तो एनईपी 2020 को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी दोस्तों। और दोस्तों जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं कि 20% मतलब बैटरी लो हो गई, फिर भी दोस्तों क्लास पूरी होगी, मतलब सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों एनईपी 2020 इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। मैं दोस्तों इसको इस पर एक पूरी वीडियो अपलोड करने वाला हूँ जल्द ही दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों एनईपी 2020, क्वेश्चन इससे 100% आएंगे, और सिलेबस में आपके यही टॉपिक नया जुड़ा है दोस्तों, अगर आप सभी ने सिलेबस देखा हो तो ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये मेरा बताने का मतलब था। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा का क्या अर्थ है? आरटी 2009, आरटी अधिनियम, जैसे मैंने बताया दोस्तों कि आरटी का क्या मतलब है, राइट टू एजुकेशन। इसका प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन है पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक की शिक्षा। दूसरा ऑप्शन दोस्तों प्रथम श्रेणी से पहली शिक्षा। तीसरा ऑप्शन है 8वीं से 12वीं कक्षा तक की शिक्षा। चौथा ऑप्शन है माध्यमिक शिक्षा। माध्यमिक शिक्षा दोस्तों 6 से 8 है। तो अब यहाँ दोस्तों यहाँ पर राइट टू एजुकेशन की बात की गई दोस्तों, इसमें 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की बात की गई है, आप सभी जानते होंगे। और जो दोस्तों विकलांग बालक है, मतलब माफ़ कीजिएगा दिव्यांग बालक है, तो उनके लिए 6 से 18 वर्ष तक के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है इसमें। और इसके तहत दोस्तों 25% सीट हर प्राइवेट विद्यालय में आवंटित की गई हैं, कि दोस्तों 25% सीट में जिन माँ बाप मतलब जो कमज़ोर हैं उनको बच्चों को कक्षा 8 तक फ्री में शिक्षा दी जाएगी। तो इसमें दोस्तों प्रारंभिक शिक्षा का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर दोस्तों प्रारंभिक शिक्षा की बात की जा रही है, तो भाई सीधे समझ में आ रहा है कि पहली कक्षा से 8वीं तक की कक्षा की शिक्षा ही प्रारंभिक शिक्षा होगी। अब प्रथम श्रेणी का क्या मतलब है? यहाँ प्रथम श्रेणी का से पहले की शिक्षा, 8वीं तो प्रारंभिक शिक्षा में आएगी दोस्तों, 8वीं ये तो नहीं आएगी दोस्तों। माध्यमिक 6 से 8 मैंने बताया, ये भी नहीं आएगी। सीधे समझ में आ रहा है दोस्तों, पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक की शिक्षा। और मैंने इसमें और एक्सप्लेन कर दिया 6 से 14। और ये लागू कब हुआ दोस्तों? 1 अप्रैल 2010। ये भी दोस्तों ध्यान रखिएगा, 1 अप्रैल 2010, जगह नहीं बची दोस्तों। ये लागू कब हुआ? तो दोस्तों लागू हुआ मैं मंथ लिख दे रहा हूँ दोस्तों, तो 1 अप्रैल दोस्तों 2010, वहाँ पर लिखा नहीं जा रहा दोस्तों। लागू कब हुआ दोस्तों?
तो 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था ये आरटी 2009 और इसके तहत दोस्तों 25% सीटें दोस्तों जो माँ बाप कमज़ोर हैं उनके लिए, उनके बच्चों के लिए हर प्राइवेट स्कूल में सीटें आरक्षित की गई हैं दोस्तों। इसमें कोई भी कैटेगरी का बालक हो। और उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ दोस्तों। इसका राइट टू एजुकेशन फुल फॉर्म होता है 6 से 14 वर्ष तक के लिए दोस्तों अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा है, और 6 से 18 वर्ष तक के लिए दोस्तों दिव्यांग बालकों के लिए शिक्षा का प्रावधान है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों एक बात छूट रही थी हमारी, यहाँ पर दोस्तों 0 से 6 वर्ष तक के जो बालक होंगे उनको भी शिक्षा प्रदान की जाएगी। ये दोस्तों आंगनबाड़ी में यहाँ पर शिक्षा प्रदान की जाती है। तो दोस्तों जैसे इसमें एक और बात है दोस्तों, क्या इसी में दोस्तों बताया गया है कि शिक्षा और शिक्षक और छात्र का क्या अनुपात होना चाहिए। जैसे प्राथमिक की बात करें दोस्तों, प्राथमिक की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों कक्षा 1 से 5 तक की बात होती है। इसमें क्या होता है दोस्तों, शिक्षक और छात्र का अनुपात, शिक्षक और छात्र का अनुपात 1:30 होना, 1:30 होगा दोस्तों, 1:30। और जूनियर में ये अनुपात हो जाता है दोस्तों 1:35। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। फिर 20 नंबर क्वेश्चन है कि आरटी अधिनियम 2009 शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह कितने घंटे काम करने के निर्देश देता है। पहला ऑप्शन दोस्तों 40 घंटे, दूसरा ऑप्शन 45 घंटे, तीसरा ऑप्शन 42 घंटे, चौथा ऑप्शन 48 घंटे। ये पॉइंट दोस्तों मिस हो गया था मुझसे और यहाँ पर मिल गया। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा 45 घंटे बताया गया है दोस्तों। कि यहाँ पर दोस्तों जो शिक्षक एक सप्ताह का काम होगा दोस्तों क्या हो जाएगा दोस्तों 45 घंटे। और जो दोस्तों यहाँ पर एक और चीज़ बताई गई है कि एक साल में जो न्यूनतम होगा दोस्तों कार्य दिवस वो 200 दिन होगा दोस्तों। कितना, 200 दिन। और दोस्तों घंटे कितने होंगे, तो ये हो जाएंगे दोस्तों 800 घंटे। ये सब दोस्तों इसी में बताया गया है। लेकिन इस बार ध्यान दीजिएगा आप सभी कि एनईपी से क्वेश्चन आएंगे दोस्तों ज़्यादा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अधिनियम के अंतर्गत है। तो दोस्तों 2009। अब इसमें आप सभी समझ पाए होंगे, मैंने इस पर काफ़ी डिटेल में बात की दोस्तों। फिर 22 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षकों को मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों को निर्देश देते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि वे मानसिक रूप से विक्षिप्त का मतलब दोस्तों कमज़ोर, जैसे दोस्तों अक्षमता बोलते हैं दोस्तों, अधिगम अक्षमता। क्या ध्यान रखना चाहिए दोस्तों निर्देश देते समय। पहला ऑप्शन परीक्षा उत्तीर्ण करने में सक्षम है, दूसरा ऑप्शन अधिक व्यावसायिक कौशल सीखें, तीसरा ऑप्शन सामान्य बच्चों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए कड़ा परिश्रम करें, और चौथा ऑप्शन लगातार प्रतिस्पर्धी खेलों में समय बिताएं। तो यहाँ आप सभी समझ पा रहे होंगे कि दो ऑप्शन तो बिल्कुल ही दोस्तों कि अब यहाँ जैसे तीसरा ऑप्शन है कि कड़ा परिश्रम करें, अब लो भैया प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा तो बिल्कुल नेगेटिव दोस्तों, मतलब कंपटीशन करवाया जाए। चौथा ऑप्शन है प्रतिस्पर्धी खेलों में समय बिताएं, मतलब यही कंपटीशन दोस्तों। जैसे कि आप सभी पता हो दोस्तों एनसीईआरटी ने बिल्कुल कड़ा मतलब कड़ाई से बताया है इन सब चीज़ों को बिल्कुल हटाया जाए। अब यहाँ पर पहला ऑप्शन परीक्षा उत्तीर्ण करने में, केवल दोस्तों परीक्षा उत्तीर्ण करने में सक्षम हो और बाकी जगह कुछ ना कर पाएँ। तो यहाँ पर जो दोस्तों विशेष तौर से बात की जाएगी मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों को निर्देश देते समय क्या ध्यान रखना चाहिए, अधिक व्यावसायिक कौशल सीखें। क्योंकि दोस्तों आपकी जो आधुनिक शिक्षा है ये पढ़ाई के साथ साथ जो वर्क है मतलब व्यावसायिक शिक्षा है इस पर भी बात की जाएगी दोस्तों। और ये दोस्तों एनईपी 2020 में इसका अच्छे से वर्णन किया गया है दोस्तों। फिर 23 नंबर क्वेश्चन दोस्तों डिसलेक्सिया क्या है, डिस्ग्राफिया क्या है दोस्तों, एडीएचडी क्या है दोस्तों, आर्टिज्म क्या है दोस्तों। ये सब दोस्तों आर्टिज्म क्या है, इसको दोस्तों हिंदी में स्वाधीनता बोलते हैं। तो डिसलेक्सिया तो यहाँ दोस्तों पहला ऑप्शन पढ़ने में कठिनाई, दूसरा ऑप्शन है गणित समझने में कठिनाई, तो तीसरा ऑप्शन है वर्तनी लिखने में कठिनाई, चौथा ऑप्शन है प्रतिस्पर्धा करने में कठिनाई। तो यहाँ पर दोस्तों ये ऑप्शन कुछ नहीं होगा, इसका कोई मतलब नहीं। एक होता दोस्तों डिसकैलकुलिया, डिस एक मिनट दोस्तों, डिस तो दोस्तों अब यहाँ डिसलेक्सिया ये पढ़ने से संबंधित होता है। तो यहाँ पर हमारा तो उत्तर हो जाएगा पहला
दोस्तों मैं हर ऑप्शन इसलिए एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ ताकि आपको उससे संबंधित भी क्वेश्चन मिल जाएँ तो आपको दिक्कत ना हो दोस्तों। अब यहाँ पर दूसरा ऑप्शन गणित समझने में कठिनाई, तो ये हो जाएगा दोस्तों गणित से संबंधित जो आता है डिस्कैलकुलिया में आएगा दोस्तों। किस में आएगा दोस्तों? ये आएगा गणित वाला डिस्कैलकुलिया में। अब फिर एडीएचडी क्या होता है दोस्तों? एडीएचडी होता है ध्यान केंद्रित न कर पाना। ये मुख्यतः होता है दोस्तों ध्यान केंद्रित न कर पाना। आर्टिस्ट का मतलब स्वलीनता हो दोस्तों, खुद में खोए रहना। कोई सामने क्या बात कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं दोस्तों, खुद में खोया है। उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ पा रहे हो दोस्तों। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। 24 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक मंदता के वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता है दोस्तों? नहीं आता है मानसिक मंदता के अंतर्गत। पहला ऑप्शन दोस्तों हल्की मंदता, दूसरा ऑप्शन मध्यम मंदता, तीसरा ऑप्शन गंभीर मंदता, चौथा ऑप्शन तीव्र मंदता। तो कौन नहीं आता है? अब यहाँ पर जैसे लग रहा है कि सभी नहीं आते दोस्तों। अब लेकिन यहाँ से तो आपको तीन एक ही चुनना है, तो कौन सा होगा दोस्तों? अब यहाँ पर जैसे दोस्तों मानसिक मंदता के वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता है, तो यहाँ पर जैसे हल्की मंदता है, मध्यम, हल्की का मतलब थोड़ा बहुत, मध्यम का मतलब हाँ भाई थोड़ा सा ठीक, गंभीर का मतलब बिल्कुल है, मतलब बिल्कुल बहुत ज़्यादा, तीव्र का मतलब एकदम दोस्तों, मतलब तीव्र का मतलब थोड़ा सा हुआ, बहुत कम मतलब जल्दी दोस्तों, इसका यहाँ पर अर्थ लिया गया है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा दोस्तों, चौथा ऑप्शन हो जाएगा। कौन सी मानसिक मंदता के वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता? तो तीव्र मंदता भैया नहीं आती दोस्तों, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसको चाहे याद कर लीजिए, सीधी बात इसको याद कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ऐसे में समझने में थोड़ा सा दिक्कत होगी। अब इसमें थोड़ा सा ये चीज़ हम जान लेते हैं दोस्तों कि कुछ किस बुद्धिलब्ध को क्या कहा गया है। जैसे दोस्तों 50 से 70 है जो दोस्तों, 50 से 70, इसको क्या कहा गया है दोस्तों? तो मध्यम मंदता कहा गया है, मध्यम मंदता। फिर दोस्तों जैसे क्या है 35 से 50 दोस्तों, 35 से 50, 35 से 50 गंभीर मंदता। और दोस्तों हल्की मंदता क्या हो जाएगा दोस्तों? जैसे 20 से 35 दोस्तों, 20 से 35 हो जाएगा। तो यहाँ पर तीव्र मंदता नहीं होगा दोस्तों, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। ये दोस्तों 25 नंबर है, वैज्ञानिक अनुसंधान करने की दिशा में निम्नलिखित में से कौन सा एक कदम नहीं है? वैज्ञानिक अनुसंधान करने की दिशा में निम्नलिखित में से कौन से एक कदम नहीं है? तो पहला ऑप्शन एक समस्या की अवधारणा, दूसरा ऑप्शन है संशोधन शोध निष्कर्ष, तीसरा ऑप्शन आधार सामग्री एकत्र करना, चौथा ऑप्शन गतिशील दृष्टिकोण। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी समझ पा रहे होंगे कि एक कदम नहीं है, तो भाई समस्या, जैसे दोस्तों एक समस्या की अवधारणा मतलब समस्या को जानना पहचानना, ये तो होगा, लेकिन यहाँ नहीं पूछा गया है तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा दोस्तों। लेकिन ये होगा कि सबसे पहला चरण होना चाहिए समस्या को जानना पहचानना। फिर दोस्तों संशोधन सोच निष्कर्ष, ये भी दोस्तों इसमें लास्ट स्टेप होता है, ये भी होगा, लेकिन यहाँ पर नहीं पूछा गया है दोस्तों। आधार सामग्री, उससे संबंधित सामग्री एकत्र करना, ये भी होगा दोस्तों, लेकिन यहाँ नहीं पूछा गया है तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर दोस्तों हमारा ऑप्शन हो जाएगा चौथा गतिशील दृष्टिकोण। कौन सा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन? गतिशील दृष्टिकोण। फिर दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। अब दोस्तों थोड़ा सा जल्दी चलेंगे, ऑप्शन देखेंगे, काफ़ी लंबी क्लास हो जाएगी इसमें। निम्नलिखित में से सीखने की प्रक्रिया में शामिल है, सीखने की प्रक्रिया में शामिल है। पहला ऑप्शन शारीरिक, दूसरा ऑप्शन मनोवैज्ञानिक, तीसरा ऑप्शन है पर्यावरणीय कारक। तो सीखने में दोस्तों सभी हो जाएंगे ये सभी। फिर 27 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कि परीक्षण की मतलब डैश डैश है का संदर्भ दो भिन्न अवसरों पर एक ही परीक्षण पर किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्तांक लब्धांकों की संगति से है। परीक्षण की डैश डैश का संदर्भ दो भिन्न भिन्न अवसरों पर एक ही परीक्षण पर किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्तांक लब्धांकों की संगति से है। संगत का मतलब दोस्तों जैसे थोड़ा सा समानता होता है, जैसे यहाँ पर अर्थ समझ सकते हैं आप ऐसे। असंगत का मतलब जो दोस्तों मैच ना खाए मिले ना। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है विश्वसनीयता, दूसरा ऑप्शन वैधता, तीसरा ऑप्शन वस्तुनिष्ठता। तो मैंने बताया दोस्तों वैधता का मतलब क्या होता है? जो प्रश्न पत्र बनाया गया है वो उद्देश्यों की पूर्ति कर रहा है कि नहीं, तो ये वैधता कहलाता है। विश्वसनीयता क्या कहलाता है? जैसे गणित है दोस्तों, ये विश्वसनीयता में आता है। ये हर जगह दोस्तों एक ही भाषा में प्रयोग किया जाता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर है
तो ये भारत में भी, अमेरिका में भी है, रूस में भी यही है दोस्तों। वस्तुनिष्ठता क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें सभी को उत्तर एक हो तो ये वस्तुनिष्ठ हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या है, दो भिन्न अवसरों पर एक ही परीक्षण पर किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्तांक लंघांकों की संगति से है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, विश्वसनीयता से हो जाएगा, विश्वसनीयता से। यहाँ पर इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों, विश्वसनीयता का संबंध है जो परीक्षण प्राप्तांक की स्थिरता से। यहाँ पर दोस्तों बताया गया है कि जो जैसे दोस्तों है क्या, परीक्षण प्राप्तांक, जो परीक्षण होगा उसमें जो प्राप्त अंक होंगे उसकी स्थिरता से है। और ये दोस्तों परीक्षण की विश्वसनीयता ज्ञात करने के दो विधियां हैं दोस्तों, एक है सापेक्षिक और एक है निरपेक्षिक। फिर 28 नंबर क्वेश्चन है कि पारितोषिक तथा दंड के माध्यम से सीखना क्या है। प्रेक्षणात्मक अधिगम है, दूसरा सामाजिक अधिगम है, तीसरा आसन है क्रिया प्रसूत अनुबंधन है, और चौथा आसन है शास्त्रीय अनुबंधन। जिससे पहला क्वेश्चन आया था थोड़ा सा दोस्तों अटपटा क्वेश्चन है, लेकिन जो रीड मतलब जो विभाग है दोस्तों, पहला ही ऑप्शन इसमें माना गया है। लेकिन लगता है यहाँ तीनों ऑप्शन है दोस्तों, लेकिन पहला ऑप्शन माना गया तो पहला ही मान के चलेंगे दोस्तों हम सभी। तो यहाँ पारितोषिक तथा दंड के माध्यम से सीखना है, प्रेक्षणात्मक, सामाजिक, क्रिया प्रसूत, शास्त्रीय। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ऑप्शन हो जाएगा भैया तीसरा, क्रिया प्रसूत। फिर दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है कि व्यक्ति को चित्रों की एक श्रृंखला चैन दोस्तों जैसे होती है दिखाई जाती है और उसे एक कहानी बनाने के लिए कहा जाता है, या प्रक्षेपी तकनीक में प्रयुक्त किया जाता है। कौन सी प्रक्षेपी तकनीक में प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो पहला ऑप्शन दोस्तों कथानक संप्रत्यक्ष परीक्षण, दूसरा ऑप्शन दोस्तों भूमिका निर्वाह, रोल प्ले दोस्तों, रोल प्ले होता है दोस्तों, क्या होता है दोस्तों, रोल प्ले, भूमिका निर्वाह। रोसार परीक्षण होता है दोस्तों, एक होता है नाटकीय प्रस्तुति। इसमें भी दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते होंगे किसी व्यक्ति का कोई रोल किया जाता है दोस्तों। बच्चे ज़्यादातर इस भूमिका में मतलब प्राइमरी स्तर पर ज़्यादा होता है दोस्तों ये। तो यहाँ पर कहा क्या गया है, व्यक्ति को चित्रों की एक श्रृंखला दिखाई जाती है और उसे एक कहानी बनाने के लिए कहा जाता है। मतलब चित्रों की एक बड़ी सी श्रृंखला या बड़ा सा बोर्ड पे प्रोजेक्टर के माध्यम से एक लगातार चित्र लगे हुए हैं उनको दिखाया गया, फिर उस पर एक कहानी बनाना है। तो ये भैया मतलब दोस्तों ये कौन सी तकनीक है ये कहा जा रहा है। तो दोस्तों भूमिका की कोई बात हो नहीं, यहाँ रोल प्ले क्या बात हुई, दूसरा ऑप्शन होगा नहीं, रोसार परीक्षण भी नहीं होगा दोस्तों। अब यहाँ पर नाटकीय प्रस्तुति, कौन सा प्रस्तुति हो रहा है दोस्तों किसी के द्वारा, मैंने बताया दोस्तों नाटक में क्या होता है किसी दूसरे व्यक्ति का रोल किया जाता है कोई दूसरा, तो यहाँ तो ऐसा हो नहीं रहा। तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सही समझ पा रहे होंगे। दोस्तों अभी तक आप सभी ने वीडियो ने लाइक किया हो तो कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक कार्य पद्धति के स्वस्थ स्तर को बनाए रखने में मदद करने के लिए उपयुक्त नहीं। कौन सा संज्ञानात्मक कार्य पद्धति के स्वस्थ स्तर को बनाए रखने में मदद करने के लिए उपयुक्त नहीं। अब यहाँ पर संज्ञानात्मक का अर्थ जान लीजिए, मुख्यतः इसी पे बेस है ये क्वेश्चन। संज्ञानात्मक मतलब दोस्तों होता है मस्तिष्क से विशेषता। और दोस्तों संज्ञानवादी वैज्ञानिक जो होते हैं दोस्तों जैसे जीन पियाजे हैं, लेव वायगोस्की हैं, पैट्रिक लॉरेंस कोहलबर्ग हैं, इन सभी ने दोस्तों रचना पे विश्वास किया है कि बच्चा जो होता है वैज्ञानिक होता है, वो ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कौन सा नहीं, क्रीड़ा में भाग लेना, क्रॉसवर्ड पहेली पर काम करना, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों आसीन जीवन शैली, चौथा ऑप्शन है पठन करना। तो यहाँ पर दोस्तों जो हो जाएगा कि मदद करने के लिए उपयुक्त नहीं है, तो सीधा समझ में आ रहा है दोस्तों आसान जैसे आसीन जीवन शैली ये नहीं होगा, ऑप्शन बाकी होंगे दोस्तों। क्रीड़ा में भाग लेना भी अब शिक्षण में जोड़ा जा रहा है दोस्तों, क्रॉसवर्ड पहेली भी दोस्तों माइंड डेवलप करता है, पठन करना भी दोस्तों एक शिक्षण कौशल है, LSRW जैसे जानते होंगे सब आप सभी। तो उम्मीद करूँ दोस्तों आप सभी समझ पाए होंगे। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हम सभी नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।